तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कैपेसिटेंस, उसका ये लेक्चर 1 है L1। कैपेसिटेंस को डिफाइन कर दीजिए, लिख दीजिए ability of a conductor to store charge, ability of a conductor to store charge in it, ability of a conductor to store charge in it। अगर कोई कंडक्टर ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाता है तो हम बोलते हैं उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ऐसा भी लिख दीजिए। If a conductor is able to store more charge in it, if a conductor is able to store more charge in it, then it is said to have higher capacity. जिस कंडक्टर में जो कंडक्टर ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है हम कहते हैं उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। और ये स्टोर करता कहाँ है? ये स्टोर करता कहाँ है? जो कंडक्टर जो है चार्ज तो उसकी स्किन पे स्टोर करता है। मैं मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। चार्ज तो उसकी आउटर स्किन पे करता है। और एनर्जी कहाँ स्टोर करता है? तो एनर्जी की तो भी बात ही नहीं की, ठीक है, लिख दीजिए कंडक्टर स्टोर्स, a conductor with a solid or hollow stores charge on its outer skin। कंडक्टर चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, वो चार्ज स्टोर करता है अपनी आउटर स्किन पे। तो ठीक है, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो हम पहले ध्यान दिला दें कि हमें कैपेसिटी एक जनरल टर्म है। आप थर्मल कैपेसिटी भी पढ़ते थे और हम अपने दिमाग की कैपेसिटी की भी बात करते हैं। जब आप दिन भर 12, 13, 14 घंटे पढ़ लेते हैं तो दिमाग में ऐसा धुआं हो जाता है, भरा सा लगने लगता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर अंदर जाता है और लेवल बढ़ना जाता है और एक समय के बाद दिमाग पूरा भर जाता है। और उससे ज़्यादा मटेरियल हम आपको दे दें तो फिर वो साइड में से ओवरफ्लो हो जाता है। ऐसे ही बकेट बाल्टी जो है आपके घर में 20 लीटर की है शायद, बड़ी बाल्टी। अब उसमें पानी 20 लीटर से ज्यादा डाल देंगे तो उसका पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। छोटी बाल्टी की कैपेसिटी अलग है, बड़ी बाल्टी की कैपेसिटी अलग है। जिसकी जो भी कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसमें पानी भर देंगे तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। ऐसे ही कंडक्टर में भी जब आप लिमिट से ज्यादा चार्ज दे देते हो तो चार्ज ओवरफ्लो हो जाता है। कहाँ चला जाता है? सराउंडिंग मीडियम में। उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो लिख दीजिए when charge given to a conductor is more than its capacity, charge given to a conductor is more than its capacity, then it overflows in the surrounding medium. It overflows in the surrounding medium when the intensity created by it is more than the electrical breakdown strength. The electrical breakdown strength of the surrounding medium, जो भी मीडियम है उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा जब इंटेंसिटी हो जाती है तो चार्ज बाहर बह जाता है। तो यहां तक में एक बात समझ में आई थोड़ी बहुत, वो ये कि कैपेसिटी जो है शायद वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक कंडक्टर की कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो उसके साइज पे, बड़ा कंडक्टर है तो ज्यादा पानी चार्ज स्टोर करेगा, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होगा। लिख कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर 1,
depends on number one, size. Size, that is constructional features. It depends on size, that is constructional features. And number two, breakdown strength of the surrounding medium. Breakdown strength of the surrounding medium. इन चीजों पे कैपेसिटी डिपेंड करती है बेसिकली साइज पे, बेसिकली साइज पर। अब हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग है रिलेशन बिटवीन Q एंड C। आप चार्ज ले रहे हैं, कंटेनर को कंडक्टर चार्ज स्टोर कर रहा है, तो उसमें कोई फॉर्मूला बनाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जैसे जैसे आप एक कंडक्टर को चार्ज देते जाते हो, वैसे वैसे उसका बेसिकली सबसे पहले वोल्टेज बढ़ता है। लिख दीजिए, as charge given to a conductor increases, as charge given to a conductor increases, its voltage increases, its voltage increases। तो हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं, डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू डेल्टा Q। चार्ज चेंज करेंगे, तो जितना चार्ज चेंज करेंगे उस हिसाब से वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, राइज इन वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो मैं कोई कांस्टेंट लगाऊंगा, और वो कांस्टेंट है 1/c, ऐसा। ठीक है, c इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको बड़ा बड़ा लिख दीजिए, कांस्टेंट। दिमाग में भर लीजिए कि कांस्टेंट है फिलहाल, इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटी। बाल्टी आपने फिक्स कर ली कि छोटी बाल्टी है कि बड़ी बाल्टी है, तो जो भी उसकी कैपेसिटी है वो फिक्स हो गई ना। एक गिवन कंडक्टर के लिए या इस फॉर्मूले में अलग से लिखवा देंगे। चलिए, यहाँ पहले डेल्टा Q का फॉर्मूला आ रहा है, C डेल्टा V। हालांकि ये हमेशा चेंजेस होते हैं, और सिंपली हम इसको ऐसा ही लिखना पसंद करते हैं, ऐसा पसंद करते हैं। Q इज टू C, डेल्टा डेल्टा लिखते नहीं है, हालांकि वो वहां होते हैं। ये कभी Q नहीं है, ये एक्चुअली डेल्टा Q है, और ये V नहीं है, ये एक्चुअली डेल्टा V है। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। इसके पहले मैंने जितनी भी सारी बातें की हैं मोस्टली यूजलेस है, बस यहाँ से चैप्टर एक्चुअली बिगिन होता है। Q इज टू C। अब फिर लिख दीजिए, here C is a proportionality constant, here C is a proportionality constant and is constant for a given conductor, given conductor। गिवन कंडक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद कराना पड़ेगा मुझे, हल्की सी रिस्क रहती है। जरूरी नहीं है कि आप इसको सही बोल दें। QCV है कि CQV है, गलतियां होती हैं। मैं इसको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ क्यू के लिए मैं बोल रहा हूँ क्यूट सी विक्ट्री। ये जो सिलेक्शन आपका होगा, ये क्यूट सी विक्ट्री। नहीं सिलेक्शन होगा तो आप बोलोगे कौन सी विक्ट्री? सी विक्ट्री, क्यूट सी विक्ट्री। या क्यूट सी वो जो आपको अच्छा लगे, पर्सनल चॉइस है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं समझ जाता हूं, मैं बोल देता हूं क्यूट सी वो विक्ट्री, क्यूट सी वो विक्ट्री। ओके, ऐसे वो आपको फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ी हेल्प मिलेगी। ये जो मैंने फॉर्मूला कुछ पूछ रहा है कोई? सर फॉर्मूला फिर से लिख देंगे क्या? अभी इंटरनेट ड्रॉप हो गया था मेरा। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, क्यूट सी वो विक्ट्री, QCV, ये फॉर्मूला है। ये 1/c वाली बात मैं आपको समझा देता हूं कि इसे अक्सर मैं इस चैप्टर में ये बातें आपसे करूंगा कि कंटेनर में मैं पानी भरूंगा, मैं सेम चार्ज अगर इसमें भरूंगा, ये आपको दिख रहा है इसकी कैपेसिटी कम है, सेम चार्ज अगर मैं इस कंटेनर में भरूंगा
और उतना ही चार्ज पानी में अगर इस कंटेनर में भरूंगा तो इस कंटेनर में वाटर का लेवल राइज कम होगा। ये एनालॉजी चलेगी, लिख दीजिए थ्रू आउट दिस एनालॉजी इज वैलिड with water filled in a container, charge filled in a conductor, charge filled in a conductor, and water filled in a container. This analogy is throughout valid. ये analogy लगातार valid है, ठीक है। दिख रहा है इसकी कैपेसिटी कम है और दिख रहा है इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। पानी के केस में Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ वाटर है और यहाँ Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। लिख दीजिए Q इज क्वांटिटी ऑफ वाटर और क्वांटिटी ऑफ चार्ज। Q जो है वो ना तो क्वांटिटी ऑफ वाटर है या Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। क्वांटिटी ऑफ वाटर है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। अच्छा, कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो वाटर का राइज एंड लेवल है। लिख दीजिए राइज एंड लेवल of water in the container, rise and level of the water in the container can be compared, is analogous to voltage of a conductor, voltage rise of a conductor, तो यहाँ हम क्लियर देख रहे हैं, जब ये बढ़ रहा है, जैसे आप सेम चार्ज डाल रहे हो छोटे कंटेनर में तो प्राइस ज्यादा है लेवल का। तो अगर C कम है तो V ज्यादा बढ़ रहा है ना, अगर C कम है तो V ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने फॉर्मूला जो V प्रोपोर्शनल टू Q आया था उसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था उसको 1/C से हटा दिया था, ये लिख दिया था। अगर कैपेसिटी ज्यादा है तो ये V कम होगा, अगर कैपेसिटी ज्यादा है तो राइज एंड वोल्टेज कम होगा, बस। ओके, एनीवे फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, बस बात खत्म। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। ऑलराइट, यहां आपसे बात कर लेते हैं, हेडिंग दे दीजिए यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, तो Q का फॉर्मूला है CV, तो C का फॉर्मूला है Q बाय V, तो हो गया कूलम अपॉन वोल्ट, इसको बोलते हैं फैरेड। ध्यान दीजिए, फैराडे नहीं बोलते हैं, फैराडे नहीं बोलते हैं। फैराडे आप जानते हैं, फैराडे बेसिकली चार्ज की यूनिट है। फैराड इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and that is 96500 कूलम। तो फैराडे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था और अब फैराड आ रहा है, फैराड। ओके, ये एसआई यूनिट हो गई कैपेसिटेंस की। इसकी जो सीजीएस यूनिट है उसको बोलते हैं ईएसयू ऑफ कैपेसिटी, ईएसयू ऑफ कैपेसिटी, और उसको हम बोलते हैं स्टैट फैराड। ये चैप्टर भी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, इसीलिए स्टैट वर्ड आगे लगा दिया। यहाँ भी चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होता है, कहीं स्टोर हो जाता है, चार्ज बहता नहीं है, इसलिए ये एसेंशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक्सटेंशन है। और सीजीएस यूनिट चाहिए आपको चार्ज की, आप ईएसयू ऑफ चार्ज कहते थे। सीजीएस यूनिट चाहिए होती थी आपको पोटेंशियल की, तो आप ईएसयू ऑफ पोटेंशियल कहते थे। और सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटी चाहिए तो आप ईएसयू ऑफ कैपेसिटी कह दीजिए, तो उसको स्टैट फैराड कहते हैं। इनमें रिलेशन लिख लेते हैं, लिख दीजिए हेडिंग रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फैराड एंड स्टैट फैराड, फैराड एंड स्टैट फैराड। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। 1 कूलम है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, और 1 वोल्ट है 1/300 स्टैट वोल्ट, तो हो जाएगा 9 × 10⁻11। 1 फैराड इज 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड। ये रिलेशन खैर यूजफुल नहीं है,
ये सब इस बहाने रिपीट हो गए, रिवाइज हो गए, बस इतना ही मकसद है और इसका कोई मकसद नहीं है। ये रिलेशन आपके काम का नहीं है। ओके, इससे इस बात जरूर पता पड़ रही है कि इसके सीरियस यूनिट और एमटीएस यूनिट में बहुत बड़ा कन्वर्जन फैक्टर है, बहुत ही बड़ा कन्वर्जन फैक्टर है ये। इससे एक चीज पता लगती है, लिख दीजिए, फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटी। Farad is a very big unit of capacity. And the capacitors used in daily life, in household appliances are very small. Almost सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों ही लगते हैं। तो कैपेसिटर जो है, therefore यूजुअली न्यूमेरिकल्स में जो आपको कैपेसिटेंस दिया जाएगा वो माइक्रोफैराड में देंगे या माइक्रोफैराड में देंगे। न्यूमेरिकल्स में जो आपको कैपेसिटेंस देंगे ना, या तो वो माइक्रोफैराड में होगा या वो माइक्रोफैराड, पिकोफैराड में होगा। फैराड तो बहुत बड़ी कैपेसिटी है, इतने बड़े कैपेसिटर हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती, उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, उतनी हम रिस्क लेते भी नहीं। ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे तो ब्रेक डाउन भी हो जाएगा, चार्ज हवा में बह जाएगा। एनीवे, ऑलराइट, एक सिंपल क्वेश्चन ये लिख लेते हैं। A capacitor gets, क्वेश्चन लिखिए, a capacitor gets 60 microcoulomb charge. A capacitor gets a charge of 60 microcoulomb when it is connected to a battery of 12 volt. When it is connected to a battery of 12 volt. Calculate capacitance. Capacitor of gets a charge of 60 microcoulomb when it is connected to a battery of 12 volt. कैपेसिटी निकालनी है, जो चार्ज आ रहा है वो 12 माइक्रोकूलम है और जो बैटरी है वो 60 वोल्ट है, ऐसे ही है ना? हाँ, कैपेसिटी निकालनी है। तो Q is equal to CV, so C is equal to Q by V, C is equal to Q by V, 12 microcoulomb upon 60 volt, 1 by 5 microcoulomb, 0.2 microfarad. Q is equal to CV. Q मैंने बोला है 12 माइक्रोकूलम, Q बोला है 12 माइक्रोकूलम और बैटरी है 12 वोल्ट की, 60 वोल्ट की, शायद पता नहीं से उल्टा कर दिया। अभी इसी डेटा के हिसाब से बात कर लेते हैं। यही डेटा लिखवाया है क्या? नहीं तो चेंज कर लीजिए। अपोजिट। एक ही बात है, जरा सा सवाल है, एक ही बात है, चेंज कर लीजिए। इस कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक आ रहा है ना? क्यों है, अगर ये माइक्रोकूलम है तो बस ये ध्यान देना है कि आंसर माइक्रोफैराड में आएगा। तो ये कूलम अपॉन वोल्ट है ना, तो कूलम अपॉन वोल्ट जो है वो फैराड आ जाएगा, तो 0.2 माइक्रोफैराड, बस ठीक। मतलब इसी, कभी हमें कैपेसिटी निकालनी हो किसी न्यूमेरिकल में, या कैपेसिटी का कोई डेरिवेशन करना हो, अगर कैपेसिटी निकालनी हो तो बस आप जिसकी कैपेसिटी निकालनी हो उसमें देख लेना कि किस क्यू के लिए कितना भी आता है और फिर क्यू बाई वी के रेशियो से कैपेसिटी निकाल लेना। कैपेसिटी निकालनी हो किसी सिस्टम की तो आप उसको कुछ क्यू दे देना, फिर उसका वी देख लेना और बस क्यू बाई वी कर लेना। ऐसा लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, स्टेप्स फॉर डेरिवेशंस ऑब्लिक सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। Steps for derivations oblique solving numericals. और आगे लिख दीजिए, to find capacity of a system, अब ये कुछ भी हो सकता है, कैसा भी सिस्टम हो सकता है। नंबर 1, give it some charge, give it some charge, मेरी चलो क्यों लिख दिया। नंबर 2,
यूजिंग, हो सकता है इस रिलेशन को आपको यूज करनी पड़े, यूजिंग द रिलेशन v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dr। पूरा ही बोलना चाहिए हमेशा, पूरा ही बोलना चाहिए ताकि इसी की आदत पड़ जाए। फ्रॉम b टू a यूजिंग द रिलेशन, ये फाइंड v, फिलहाल तो v लिख देते हैं कि v निकाल लीजिए, फाइंड v, इस रिलेशन को यूज करते हुए v निकाल लीजिए। और थर्ड है यू फाइंड कैपेसिटी, फाइंड कैपेसिटी यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C, इससे कैपेसिटी निकाल लीजिए, बस इतनी सी बात। जो भी सिस्टम है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी सिस्टम है या जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, या कॉन्फ़िगरेशन में लिख लीजिए, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, उसे आपको चार्ज दे दीजिए। इसका भी थोड़ा गहरा मतलब होता है। इसेंशियली गैर थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो गए, उस लाइन ऑफ एक्शन दिमाग में बन गई कि सी निकालने के लिए शायद ये तरीका है। कुछ क्यू दीजिए, उससे मिलने वाला वी निकाल लीजिए और फिर क्यू इज इक्वल टू सी वी कर लीजिए। ठीक है, मैं वापस आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ जो थोड़ा पहले ही पूछना चाहिए था और जानबूझ के मैंने उस क्वेश्चन को डिलीट किया। एक क्वेश्चन लिख दीजिए, एक सिंपल क्वेश्चन लिख दीजिए कि चार्ज ऑन अ कैपेसिटर is half, charge on a capacitor is half, so what is the change in its capacity? कैपेसिटर पे चार्ज को आधा कर दिया, उसकी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है अमरजोत, आपका सही जवाब मुझे मिल चुका है। उसकी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश मोनिश, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, सभी का ठीक जवाब आ रहा है। हाँ, हालांकि मैंने डिले किया था, सारा सबका आंसर ठीक है। ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। अगर चार्ज आधा कर दिया ना तो लिख दीजिए कैपेसिटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज कांस्टेंट, कैपेसिटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज कांस्टेंट। अगर आप बाल्टी में से पानी आधा कर दोगे तो पानी का लेवल आधा हो जाएगा। इफ Q is made half, V will also become half। अगर Q आधा कर दोगे तो V भी आधा हो जाएगा, but C is finite for a given conductor, C is fixed, C is constant for a given conductor। अगर उसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो उसकी कैपेसिटी फिक्स्ड हो चुकी है। अब आप उसमें चार्ज निकालिए या ज्यादा डालिए, फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली इसके कोई सवाल नहीं आते जब आप चार्ज उसकी कैपेसिटी से ज्यादा देते हो। ओवरफ्लो वाला कोई न्यूमेरिकल आपको ये देखने को नहीं मिलता। थियोरी से पता है कि अगर एक लिमिट से ज्यादा चार्ज दे देंगे तो चार्ज ओवरफ्लो हो जाएगा। ओके फाइन, अगला क्वेश्चन लिखिए। चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज जीरो, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज जीरो, सो व्हाट इज इट्स कैपेसिटी? अगर चार्ज जीरो है उसकी कैपेसिटी कितनी है? हाँ मृणाल, सर कांस्टेंट। हाँ शाबाश, ठीक है शाबाश, वेरी गुड। अगर चार्ज जीरो है, अगर चार्ज जीरो है तो भाई अगर इस फॉर्मूले से तुम निकालोगे C इक्वल टू Q बाय V और तुम इसको जीरो डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इस फॉर्मूले में C एक कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है। अगर ये जीरो है तो एक्चुअली V जीरो है। बाल्टी बन तो गई, अब तुम चार्ज नहीं, पानी नहीं डालोगे तो लेवल नहीं बढ़ेगा। हम पढ़ाएंगे नहीं तो आपका दिमाग का लेवल नहीं बढ़ेगा। आपका दिमाग तो ऊपर वाले ने बना के दिया है, या हम ना पढ़ें या आप ना पढ़ाओ, सॉरी हम नहीं पढ़ाएं या आप नहीं पढ़ो तो फिर लेवल नहीं उठे। या तो सब कुछ है ऊपर वाला, या तो है सारी तैयारी, सारे इंतजाम आपको पहले से करके दिए हुए, आपको अपने स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स डालने तो लेवल उठेगा, तो कुछ नजर आएगा। तो कैपेसिटी कभी जीरो नहीं है, कैपेसिटी जीरो नहीं है। तो प्रियांशी मेहनत अच्छे से कर रही हो ना बेटा? प्रियांशी अग्निहोत्री, यस सर। जम के चल रही है मेहनत? यस सर, चल रही है। जम के नहीं,
सर जम के चल रही है। हाँ बस ये चाहिए मुझे, पूरा यही बोलो कि जम के चाहिए, कि बहुत जम के चल रही है। यस सर, बहुत जम के चल बहुत रही है। ज्यादा जरूरत है अभी, बहुत ज्यादा जरूरत है। और चलिए ऑल राइट, तो अब ये बातें आपने ठीक कर दी। एक गिवन अलग अलग कंडक्टर की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। एक लाइन लिख दीजिए, कैपेसिटी फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स कैन बी डिफरेंट। किसी की कैपेसिटी कम है, किसी की ज्यादा है, ये तो हम जानते हैं। कोई 1 घंटे में ही थक जाता है और कोई 10-12 घंटे बाद भी नहीं थकता। कैपेसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स, but for a given conductor it is fixed. But for a given conductor is fixed. बस अब हम ये हेडिंग दे रहे हैं, पहले किसी काम की बात पे आ रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड spherical conductor, spherical conductor, सॉलिड हो या हॉलो हो, अगर वो कंडक्टर है तो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका कभी कोई फर्क पड़ता ही नहीं। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। चार्ज तो स्किन पे ही रहना है, अंदर तो चार्ज रहना ही नहीं है, तो सॉलिड हो या हॉलो हो उसका कोई फर्क पड़ता नहीं। अब इसके पहले मैंने बताया था कि डेरिवेशन कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स थे, या मैं उसके तब भी थोड़ा डिले दिया, एकदम उसी के बाद पढ़ा देता तो आप क्लिक कर जाता। आप पन्ना पलट के भले ही देख सकते हैं। तो स्टेप्स क्या है मनीष? पहले चार्ज देंगे क्यों? बहुत बढ़िया, ओके। आप पहले इसको कुछ चार्ज दीजिए, ये कंडक्टर है, ये इसका रेडियस है, इसको हमने कुछ चार्ज दिया और अब इसका हम डायरेक्टली वोल्टेज का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट ना लिख सकते होते तो पहले हम इंटेंसिटी पे जाते और इंटीग्रेशन वी डॉट डी आर से भी निकालते। और अभी तो हमको इसका डायरेक्ट वोल्टेज का फॉर्मूला मालूम है, के क्यू बाय आर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। और मैं तो शुरू से ही मीडियम का इफेक्ट भी इंक्लूड कर ही लेता हूं। के जो है वो सराउंडिंग मीडियम का के, क्योंकि ब्रेकडाउन सराउंडिंग मीडियम का होता है, फील्ड उसके अंदर है, अंदर तो फील्ड है ही नहीं। लिख दीजिए के इज ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, के सराउंडिंग मीडियम का है। ये वोल्टेज आ चुका है, अब Q इज इक्वल टू CV में इसको डाल दीजिए, C इज इक्वल टू Q बाय V, Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R kV। ये ऊपर चला जाएगा, C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। ये फाइनल फॉर्मूला है। क्या K को कैपिटल K लिख रहे हैं, K को कैपिटल K लिख रहे हैं, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कैपेसिटी जो है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू R। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फॉर्मूलों में ये पूरा टर्म नीचे आता था, फोर्स के फॉर्मूले में आता था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। लिख दीजिए मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, शायद ऑलमोस्ट सभी, मोस्ट क्या ऑलमोस्ट सभी में ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट था, पूरा जो कांस्टेंट था वो डिनोमिनेटर में आता था। और इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरा टर्म न्यूमरेटर में आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमरेटर में आएगा। मतलब के की अगर बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण फोर्स कम हो जाता है, पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण कैपेसिटी बढ़ जाती है। लिख दीजिए ड्यू टू के कैपेसिटी इंक्रीजेस, के कारण कैपेसिटी बढ़ जाती है, के के कारण कैपेसिटी बढ़ जाती है। कर रहे हो, विल पावर स्ट्रांग है, तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैं फॉर एयर बात कर लेता हूं, अब उल्टा फॉर एयर आ जाता हूं। तो एयर की बात हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा R/9 × 10⁹। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 9 × 10⁹ हमेशा न्यूमरेटर में आता था, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स वगैरह थे वो आंसर बहुत बड़े बड़े आते थे, और कैपेसिटी में तो आंसर बहुत छोटे छोटे आएंगे। लिख दीजिए, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द वैल्यूज of force, intensity, voltage, etc. are huge, very big. फोर्स है, इंटेंसिटी है, वोल्टेज है, इन सब की वैल्यूज बहुत ज्यादा आती थी। और यहाँ कैपेसिटी की कैलकुलेशन में तो कम से कम डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और कैपेसिटर के आंसर बहुत छोटे आएंगे। ऐसा हम साफ साफ यहाँ लिख देते हैं कि इफ R is a meter, if is R a meter, then C is equal to R/9 × 10⁹। इससे जो आंसर आएगा वो आपके पास फैराड में आ जाएगा। अगर R मीटर में है तो इस कैलकुलेशन से जो आपका आंसर आएगा वो फैराड में आ जाएगा। ठीक है, ये C का फॉर्मूला हो गया। फिर से लिख देता हूँ, अगर हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं, SI यूनिट की बात कर रहे हैं तो C है R/9 × 10⁹ फैराड। और अगर हम सीजीएस यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो सीजीएस यूनिट्स में तो ये कांस्टेंट कुछ भी आता ही नहीं है, तो R स्टैट फैक्ट, R स्टैट फैक्ट मतलब इफ R इज इन सेंटीमीटर, R सेंटीमीटर में है तो C इज इक्वल टू R इन स्टैट फैक्ट। ठीक है, चार्ज की यूनिट तो मैंने आपको बता दी थी, कूलम/वोल्ट से फैराड थी, उसके डायमेंशंस रह गए थे, उसके डायमेंशंस रह गए थे। अब आप इसको या इसको देख के आप इसके डायमेंशंस बता सकते हो। कैपेसिटी के डायमेंशंस आपको बताने हैं। L। हाँ, यही सुनना चाह रहा था मैं, यही सुनना चाह रहा था। शाबाश, गलती होनी ही चाहिए, गलती में ही सब सारा डेवलपमेंट है, फिर तभी आपको याद रहता है। ठीक है, गलती हो गई ना, आपको ट्रैप कर लिया गया, फंसा लिया गया आपको। ये तो यहाँ इस पे उंगली नहीं रखी मैंने, क्योंकि इसको तो आप फिर भी जानते हो कि ये यूनिटलेस नहीं है, इसमें तो आप फंस जाते हो सकता है कभी ऐसे ही ध्यान आ जाए, होता तो नहीं है। इसमें जो वन है वो यूनिटलेस नहीं। लिख दीजिए, दिस फॉर्मूला C/R should not be used, this formula should not be used for determining dimensions or units of capacity। डायमेंशंस निकालने के लिए या यूनिट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, इसमें आप फंस जाओगे। बिकॉज द वन देयर इज नॉट यूनिटलेस। जो प्रोपोर्शन में वहां पे वन बैठा है C/R में, वो यूनिटलेस नहीं है। तो जितने बड़े फॉर्मूलों से आप चीजें हैंडल करोगे उतना सेफ रहोगे। तो हेडिंग दे दीजिए, डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी के डायमेंशंस की होता है CV, कौन सी विक्ट्री, कौन सी वो CV, C है Q/V और V होता है W/Q। पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, तो मैं V को लिखूंगा W/Q। तो कैपेसिटी डायमेंशंस के लिहाज से Q² W हो जाएगा। तो Q² को भी आप चाहे यही रहने दो और इसको M1L2T-2 लिख लो। और करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो Q होता है IT, तो Q की जगह मैं चाहूं तो A1T1 लिख सकता हूं। तो फिर ये हो जाएगा ऐसा, AT का स्क्वायर अपॉन M1L2T-2, कुछ रीअरेंज कर लेंगे। इसके डायमेंशन जो कैपेसिटी के आएंगे वो कुछ हो जाएगा A2 M-1 MLT में ले लेता हूँ, M-1 L-2 T4 और A2, ऐसे इसके डायमेंशंस लिखे जा सकते हैं। बहुत रेयरली ये सब काम के होते हैं, इनका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। डिराइव यहाँ ध्यान दिया अगर कहीं देना ही है तो इस रिजल्ट को याद करने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है,
और डायमेंशन अगर निकालने हैं तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से निकालने हैं, वही सेफेस्ट है। उससे चल के कोई और डिराइव किया तो पता नहीं वहां क्या कांस्टेंट पे डाल दिया। सीधे स्टूडेंट वाले फॉर्मूले तो वैसे भी बिल्कुल बेकार है। आपको बिल्कुल फंडामेंटल्स पे जाना है, हमेशा हमेशा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे जाना है। कैपेसिटेंस के बड़े से बड़े न्यूमेरिकल आप देखेंगे हम करेंगे, बड़े से बड़े, हर बार Q इज इक्वल टू CV बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम Q इज इक्वल टू CV बोलेंगे। बेसिक वाली चीजें हमेशा बहुत काम आती हैं, सिर्फ बेसिक्स ही मेनली काम आते हैं। ऑल राइट, अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये लिख दीजिए, स्फेरिकल कंडक्टर of dia d meter is of dia d meter, find its capacity in C's units. बोल दीजिए नेहल, आपके पास आंसर है? श्री अर्था बता दीजिए। Sir, D/2. बोलो भाई अनिरुद्ध, अपूर्वा पत्थर। D stat farad. Sir, 50D start farad. That is beautiful, that is wonderful अपूर्वा, शाबाश, excellent। पहले तो साहब आप डायमीटर मत लाइए, रेडियस लाइए, ऊपर से सेंटीमीटर में लाइए, लिख दीजिए you must have radius and that too in centimeter। डायमीटर दिया है तो रेडियस D/2 है, पर वो मीटर है तो कितना लाइए, 50D सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अब C इज इक्वल टू R बोल दीजिए। 50D स्टार्ट फैरेड इसका सही जवाब है। आपको रेडियस चाहिए, डायमीटर नहीं चाहिए, वो भी फैरेड सेंटीमीटर में चाहिए, वो भी सेंटीमीटर में चाहिए। ऑलराइट, मैंने जब ये डेरिवेशन करवाया था तो लिखवाया था आइसोलेटेड कंडक्टर। अगर कोई दूसरा पड़ोस में कंडक्टर हो तो उसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल इफेक्ट हो जाएगा, और मुझे जो नेट पोटेंशियल होता है वही लेना होता है, Q इज इक्वल टू CV। अगर पड़ोसी चार्ज हो तो उसका जो पोटेंशियल, इंड्यूस पोटेंशियल आ जाता है, इसलिए हमने आइसोलेटेड कंडक्टर लिया था। फिर से आपसे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड spherical conductor isolated spherical conductor whose diameter is same as that of Earth। Isolated बहुत बड़ी बात है वैसे तो फिलहाल, is same as that of Earth। और मैं खुद ही मेहरबानी कर देता हूँ आप पे, मैं खुद ही वैल्यू दे देता हूँ। एक कंडक्टर है, उसका डायमीटर अर्थ के बराबर है, आपको उसकी कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। चालाकी मैंने क्या की है, थोड़ी सी, अर्थ का डायमीटर दिया है, आपको उसका रेडियस चाहिए। अर्थ का डायमीटर दिया है, आपको उसका रेडियस चाहिए। कैपेसिटी तो इतनी है बस, R/9 × 10⁹। तो रेडियस चाहिए 6400 किलोमीटर अपॉन 9 × 10⁹। तो ये 6400 × 1000 मीटर अपॉन 9 × 10⁹।
64 हो जाएगा 63/9 प्लस 1/9 और साथ में हो गया 1 2 3 4 5 10 टू पावर 5 - 9 -4 फैरेड 7.11 into 10⁻⁴ into 10⁻⁴ फैरेड इसका आंसर आ गया। ऐसे माइक्रो में ले जाता हूँ, मैं छोटी यूनिट में अगर जा रहा हूँ तो मेरे को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, आंसर बड़ा लाना पड़ेगा। अगर मैं इसको माइक्रो में ला रहा हूँ तो मुझे इसको साथ में छोटी यूनिट में जा रहा हूँ तो आंसर बड़ा लाना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁶ माइक्रो फैरेड कर देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 7.11 इंटू 10⁻² माइक्रो फैरेड और इसलिए आ गया 711 माइक्रो फैरेड। ठीक है, क्या मैंने ये कहा कि अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरेड है? क्या मैंने ये कहा कि अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरेड है? मैंने नहीं कहा ऐसा। मैंने कहा एक ऐसा कंडक्टर जिसका कि साइज अर्थ के बराबर है। साइज के हिसाब से अर्थ की कैपेसिटी तो ऐसी चुयू सी है, नेग्लिजिबल टाइप है, माइक्रोफैरेड में आ रही है। ठीक है, साइज के हिसाब से तो अर्थ की कैपेसिटी नेग्लिजिबल ही है शायद, या तो माइक्रोफैरेड भी बहुत बड़ा होता होगा, हमें सब दिख नहीं रहा। लिख दीजिए ड्यू टू साइज अलोन कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज एक्चुअली नेग्लिजिबल। और ज्यादातर यही कहा जाता है कि अर्थ की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बहुत बड़ा कंडक्टर है, पर साइज के कारण तो आपने देख लिया माइक्रोफैरेड में आ रहा है आपका आंसर, वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, मतलब मिली फैरेड में या 1 फैरेड में। अर्थ पे रहते हुए आप इतना बड़ा कंडक्टर तो आप ला ही नहीं सकते जिसकी कैपेसिटी 1 मिली फैरेड। अर्थ पे रहते हुए पॉसिबल नहीं है ऐसा कंडक्टर बनाना जिसकी कैपेसिटी फैरेड्स में हो, क्योंकि स्वयं अर्थ की भी इतनी नहीं है। इसीलिए हम बाद में पढ़ेंगे कंडेंसर्स, वहां कैपेसिटी बढ़ाने का कुछ अरेंजमेंट होगा। अर्थ की कैपेसिटी तो नेग्लिजिबल है अगर खाली उसके साइज के कारण देखें तो। अब उस फाइनली हेडिंग दे दीजिए कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अब है कैपेसिटी ऑफ अर्थ। पिछली बार मैंने आपसे कहा था खाली एक ऐसा कंडक्टर जिसका साइज अर्थ के बराबर है, और वहां भी डाया दे दिया था, तो आपको रेडियस पे आना पड़ा था। अब कह रहे हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अब अर्थ जो है वो आइसोलेटेड कंडक्टर है ही नहीं, सारी बात यही है। अर्थ इज नॉट एन आइसोलेटेड कंडक्टर। So formula C is equal to 4 pi epsilon naught R is not valid. अर्थ के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अर्थ आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है। अर्थ आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है। हम ये मानते हैं कि अर्थ के आसपास उसके एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से ये आइसोलेटेड नहीं रहेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर सराउंड्स अर्थ और बड़ा डायनामिक एटमॉस्फेयर है ये। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, नाम अभी दे देते हैं कि therefore it is a case of spherical condenser। ये दोनों मिलकर कंडेंसर बना लेते हैं। कंडेंसर ही वो अरेंजमेंट है जो थोड़ा ज्यादा चार्ज स्टोर करता है। एक ये और एक ये मिलके एक कंडेंसर बना लेते हैं। अभी फॉर नाउ तो हम यही बोलेंगे कि यार एटमॉस्फेयर में बहुत हरकत चलती रहती है, बादल गरजते हैं, बिजली गिरती है, यहाँ बिजली गिर रही है, कहीं यहाँ बिजली गिर रही है, कहीं कोई अर्थिंग कर रहा है, किसी घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, अर्थिंग से सारा चार्ज जो है वो अर्थ में चला गया। जितने भी अर्थिंग पॉइंट्स हैं हमारे घर में उन सबका चार्ज अर्थ में चला जाता है।
तो अर्थ को खूब चार्ज मिल भी रहा है और कभी पॉजिटिव मिल रहा है कभी नेगेटिव मिल रहा है, कुल मिला के अर्थ हमेशा न्यूट्रल बना हुआ है। तो लिख दीजिए कि नेट चार्ज ऑन द अर्थ इज ऑलवेज जीरो। जो फ्लो है नेट फ्लो टू द अर्थ इज ऑलवेज जीरो। नेट फ्लो टू द अर्थ इज जीरो। कहीं पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कहीं नेगेटिव चार्ज आ रहा है बिजली गिरने के मारे, और इसलिए हम अर्थ का हमेशा पोटेंशियल जीरो पे ही कांस्टेंट मानते हैं। लिख दीजिए पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट एट जीरो। Potential of earth is always considered to be zero irrespective of the amount of charge given to it. Potential of the earth is always considered to be zero irrespective of the amount of charge given to it. आप इसे कितना भी चार्ज दे दें या इसमें से कितना भी चार्ज निकाल लें, इसका पोटेंशियल हमेशा हम जीरो ही मानते हैं। और बस फिर तो Q इज टू CV में अब C का फॉर्मूला Q बाय V से या डेल्टा Q बाय डेल्टा V से हम निकाल सकते हैं कि डेल्टा Q तो है, चार्ज तो हम दे रहे हैं ले रहे हैं, डेल्टा Q तो है पर डेल्टा V जीरो है, इसलिए मैथमेटिकली अर्थ की कैपेसिटी इनफाइनाइट पाई जाती है। प्रैक्टिकली अर्थ की कैपेसिटी इनफाइनाइट पाई जाती है। ये इतना बड़ा समंदर है कि इसमें से 2 लोटे चार्ज निकाल भी लिया मैंने तो इसके लेवल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थ की कैपेसिटी प्रैक्टिकली इनफाइनाइट पाई जाती है। आप उसमें से कितना भी चार्ज दे दीजिए, कितना भी चार्ज दे दीजिए, उसकी कैपेसिटी, उसकी पोटेंशियल पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब हमने ये फॉर्मूला में यूज करना नहीं चाहिए था C निकालने के लिए, पर मेरे पास डेल्टा Q और डेल्टा V की जानकारी थी। आइडियली कैपेसिटी निकाली जाती है एक ऐसे फॉर्मूले से जिसमें कोई कंस्ट्रक्शनल फीचर आ रहा। ये कंस्ट्रक्शनल फीचर्स नहीं है, कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है, तो हम पढ़ेंगे बाद में कैपेसिटी का ऐसा फॉर्मूला। ऐसी एक लाइन लिख दीजिए आप, खैर though C does not depend on Q oblique V, though C does not depend on Q oblique V, C ना तो कैपेसिटी पे डिपेंड करती है ना वोल्टेज पे डिपेंड करती है। C does not depend upon Q oblique V, but it can be determined। फॉर्मूला तो है ही, C को LHS पे ले आइए, but it can be determined by the formula C is equal to delta Q by delta V। C Q पे डिपेंड नहीं करता, C V पे डिपेंड नहीं करता, पर C को डेल्टा Q बाय डेल्टा V से डिटरमिन तो किया ही जा सकता है। वही हमने किया है। फॉर्मूला तो है ही, फॉर्मूला गलत थोड़ी ना है। फॉर्मूला में C का टर्म आ रहा है तो C हम अननोन मान के अगर डेल्टा Q और डेल्टा V पता है तो C निकाल सकते हैं, वरना C कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है और कंस्ट्रक्शनल फीचर्स को रिलेट करते हुए एक अलग ही फॉर्मूला आता है। खैर मैं C के बारे में एक और बात आपको ये बता देता हूँ कि C के फॉर्मूले में C बेसिकली हमने पढ़ा था, C 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो उसके साइज पर और एक सराउंडिंग मीडियम के ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ पर। C के कई फॉर्मूले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। C के कई फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। कुछ कह रहे हैं कि आप हमेशा, पर कैपेसिटी के फॉर्मूले में Q और V कभी नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स आएंगे और उसमें भी एक चीज मिसिंग हमेशा रहेगी और वो है उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का टर्म फॉर्मूले में कभी नहीं आएगा। लिख दीजिए द टर्म ऑफ ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, द टर्म ऑफ ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मीडियम डज not appear even in the formulae of capacity which have only constructional parameters, constructional data, कुछ area, कुछ volume, कुछ distance। कैपेसिटी साइज पे डिपेंड करती है, उसके हिसाब से फॉर्मूले धीरे धीरे बदलते जाएंगे। कैपेसिटी साइज पे डिपेंड करती है, उसके हिसाब से
फॉर्मूले धीरे धीरे बदलते जाएंगे। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का टर्म तो वहां फॉर्मूले में फिर भी नहीं आएगा, तो जरूरी नहीं फॉर्मूला हमेशा सारी बातें रिफ्लेक्ट सही कर ही रहा। देखेंगे इस बारे में और चीजें आपको बाद में क्लियर होंगी। एनीवे अब हम हेडिंग देते हैं एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर इन द फील्ड ऑफ isolated conductor. Energy stored in the field of isolated conductor. ये वही केस है जो हम पढ़ चुके हैं उसमें कि इंफिनिटी से बारी बारी से लाके यहाँ चार्ज दे दीजिए आप इसको, और फिर हमने इसका फॉर्मूला देखा था, एनर्जी डेंसिटी वाला निकाला था कुछ, du/dv लिखा था, आप ε0 e स्क्वायर, फिर e का टर्म लिख लिया था, dv को लिखा था 4πx² dx, ये, और फिर e को लिख लिया था kq/x², और उससे जो डेरिवेट करके आंसर आया था उसी के भी दोबारा बात कर रहे हैं कि जो आइसोलेटेड कंडक्टर है, मुझे पता है चार्ज पूरा इसकी स्किन पे रहता है और एनर्जी इस फील्ड में रहती है, ऐसे ही कुछ लिख दीजिए, इट्स फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, इसकी फील्ड जो है वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है, and energy is stored in this field. इस फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस फील्ड। ठीक है, अभी तो मैं अब सिंपल सी बात करना जा रहा हूं। अब मैं बोलता हूं मैंने कैपेसिटर पे इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, अब मैं वो सब बात नहीं कर रहा कि इंफिनिटी पे लिया और बार बार इसको चार्ज लाके दिया जितना भी चार्ज है। अब हम बोलते हैं इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, ऐसा लिख दीजिए, कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। कंडक्टर या कैपेसिटर में कभी कभी कुछ भी बोलता रहूंगा, या कंडक्टर या कैपेसिटर एक ही बात है। जो चार्ज स्टोर कर लेता है जो कंडक्टर, उसे कैपेसिटर बोलते हैं, एक ही बात है। हालांकि मैं थोड़ा सा फर्क मैं आपको बाद में बता भी दूंगा, पर एक ही बात, कंडक्टर बोले या कैपेसिटर बोले एक ही बात है। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी and charge flows from battery to conductor. Charge flows from battery to conductor till क्या होगा, मेरी बात सुनिए। अगर बैटरी 5 वोल्ट की है और कंडक्टर पे 0 वोल्ट है, बैटरी 5 वोल्ट है और कंडक्टर पे 0 वोल्ट है, तो क्या चार्ज तब तक बहेगा बैटरी से निकल के कंडक्टर तक जब तक दोनों आधे आधे 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट पे ना आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चार्ज कंडक्टर से बैटरी से निकल के अर्थ में जाएगा तब तक जब तक कंडक्टर भी बैटरी के पोटेंशियल पे ना आ जाए। बैटरी भी यूं समझ लो अर्थ जैसी ही है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता जाता है। बैटरी का वोल्टेज कभी गिरता है क्या? बैटरी आप यूज करते हो तो बैटरी का वोल्टेज झट से गिर जाता है क्या? बैटरी भी अपने वोल्टेज को कांस्टेंट पे मेंटेन रखती है और 0 पे कांस्टेंट मेंटेन करती है, और बैटरी का जितना वोल्टेज है बैटरी उतने वोल्टेज पे कांस्टेंट रखती है। लेखलांची सेल, डेनियल सेल, शायद कुछ आपने पढ़े हुए हैं और थोड़े बहुत हम बाद में पढ़ेंगे भी। इसका ईएमएफ नहीं गिरता, इसका वोल्टेज नहीं गिरता, तो लिख दीजिए, आपने आंसर किया था द चार्ज फ्लोस फ्रॉम बैटरी टू कंडक्टर, लिख दीजिए आगे till the potential of both become same, till the potential of both become same, that is equal to the battery voltage, equal to the battery voltage। ये आप उसमें बता दीजिए voltage of battery is assumed to be constant throughout। हम बैटरी के वोल्टेज को हमेशा कांस्टेंट मानते हैं, चट्टान की तरह अड़ेंगे, वो रॉक सॉलिड है। अगर बैटरी 5 वोल्ट की है और कभी कंडक्टर 6 वोल्ट का हुआ तो कंडक्टर से निकल के चार्ज बैटरी में चला जाएगा, पर बैटरी का वोल्टेज तब भी 5 ही रहेगा। बैटरी से चार्ज आए या बैटरी में चार्ज जाए, उस लिहाज से ये अर्थ जैसी है।
अंदर होते हैं केमिकल रिएक्शन वगैरह, कुछ उल्टे केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं अगर चार्ज अंदर चला जाता है तो। हमें कोई लेना देना नहीं है। बैटरी अगर 5 वोल्ट की है तो कंडक्टर को झक मार के 5 वोल्ट पे आना पड़ेगा, चाहे वो पहले 0 पे हो चाहे वो पहले 10 पे हो। गॉट इट? अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस जब नहीं रहेगा तो चार्ज का बहना बंद हो जाएगा। तब हम मानेंगे कि कैपेसिटर या कंडक्टर पूरी तरह चार्ज हो गया। अब पूरी तरह चार्ज हो गया का यहाँ ये मतलब नहीं है कि अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक चार्ज हो। तुमने जितनी बैटरी लगाई थी उस हिसाब से वो चार्ज हो गया। हम ज्यादातर क्वेश्चंस में उसकी कभी बात ही नहीं करेंगे कि हमने कंडक्टर को, कैपेसिटर को उतना चार्ज दे दिया जिससे वो ब्रेकडाउन बस अब उसका होने ही वाला था। मैक्सिमम चार्ज की हम बात नहीं करेंगे। तुमने जो बैटरी दी थी ना, उस बैटरी के हिसाब से जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता था वो आ गया उतने वोल्टेज के लिए। 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ोगे तो कम चार्ज आएगा, ये उसका मैक्सिमम चार्ज चलाएगा। 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ोगे तो अब जो चार्ज आएगा वो थोड़ा ज्यादा आएगा, अब ये उसका मैक्सिमम चार्ज चलाएगा। अब हम इस चैप्टर में जब भी मैक्सिमम चार्ज की बात करेंगे तो हमारा ये मतलब नहीं कि ब्रेकडाउन की लिमिट पे चलेगा। यहाँ फॉर द गिवन वोल्टेज मैक्सिमम चार्ज जो Q इक्वल टू CV से आ रहा, इनमें भी कोई आपको परेशान कभी करता भी नहीं है, इनमें भी कोई तकलीफ कभी होती भी नहीं है। बट खैर चलिए ये बात लिख दीजिए कि हेयर मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, maximum charge of the capacitor means as per the voltage of the battery connected to it, as per the voltage of the battery connected to it। मतलब साफ साफ शब्दों में मैं ये आपको वार्निंग लिखवा देता हूं कि नेवर थिंक ऑफ ब्रेकडाउन, नेवर थिंक ऑफ ब्रेकडाउन अनलेस वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। आप ब्रेकडाउन की हमेशा कोई बात ना करें जब तक सवाल में ऐसा कुछ ना बताया गया। वो कभी बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो आप तो वो ब्रेकडाउन इंटेंसिटी पे चले जाओ। अगर उसने वोल्टेज दिया है तो मैक्सिमम चार्ज मतलब Q इक्वल टू CV से जो आ रहा है वही उसका मैक्सिमम चार्ज है, बस। ठीक है। अब मैं एनर्जी स्टोर्ड निकालना चाहता हूं, हेडिंग दे दीजिए ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड ऑफ डेरिवेशन एनर्जी स्टोर्ड। ये ग्राफिकल मेथड है। जैसे जैसे आप उस पर चार्ज बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे उस पर चार्ज बढ़ता जाता है, ये Q है, ये V है, और जब चार्ज उस पर ये हो जाता है और जब उसका वोल्टेज भी ये हो जाता है, उस समय ग्राफ ऐसा ये होता है। ये चार्ज है और ये वोल्टेज है, मैंने इसे थोड़ा छोटा भी लिखा है, और ये बैटरी का वोल्टेज मैं V भी लिख सकता हूँ इसको। ये मैक्सिमम चार्ज है, क्या Q लिख ले रहा हूँ, ये वोल्टेज है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है। इसको ये इमेजिन करते जाओ कि चार्ज बढ़ता जाएगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। जितना पानी डालोगे उतने पानी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। बात खत्म। बस अब ये लिख दीजिए एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्टोर्ड। इस ग्राफ का जो एरिया है वो एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि डायमेंशनली Q इनटू V होती तो एक एनर्जी है, डायमेंशनली Q इनटू V होती तो एक एनर्जी है। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका फॉर्मूला है हाफ QV। यहाँ V से मतलब है बैटरी वोल्टेज, हाफ QV। तो एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम हाफ QV कहेंगे, और V फिलहाल बैटरी वोल्टेज, या जिस इंस्टेंट में जो Q और V होंगे उस हिसाब से बैटरी में एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। जो स्कूल एग्जाम में आपको लिखना होगा वो मेथड अलग होगा, तो मैं उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दे देता हूँ। मैथमेटिकल हम इसका डेरिवेशन कर लेंगे। लेट द चार्ज ऑन द, हम कैपेसिटर वर्ड ही यूज कर लें, थोड़ा नया लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हैं बड़ी सी चीज। कंडक्टर भी बोल सकते हैं। लेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एन इंस्टेंट dq ठीक है। अब चार्ज और वोल्टेज दोनों ही वेरी हो रहे हैं कैपेसिटर के, बैटरी की बात नहीं कर रहा, कैपेसिटर के। बैटरी का तो कांस्टेंट है, बैटरी का तो कांस्टेंट है।
अब मैं मान लेता हूं कि कैपेसिटर पे चार्ज dq से चेंज करने के लिए बैटरी से जो एनर्जी चली है वो dw है। लिख दीजिए कि लेट द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी ब्रैकेट में एडिशनल वर्क डन, एडिशनल वर्क डन टू इंक्रीज चार्ज फर्दर ऑन द कंडक्टर, टू इंक्रीज चार्ज फर्दर ऑन द कंडक्टर B, DEB, सर एक बार रिपीट कर दीजिए वाला पॉइंट। DW, कंडक्टर पे चार्ज को और बढ़ाने के लिए जो बैटरी ने एनर्जी दी है या एक्चुअली जो इफेक्टिव वर्क हुआ है वो DW है, वो DW है। तो W का फॉर्मूला कुछ Q इंटू V टाइप का होता था ना। अभी क्या ये लगातार वेरिएबल है, ये लगातार वेरिएबल है क्योंकि Q और V दोनों वेरी हो रहे हैं, इसलिए मेरे को वो DW वाली बात करनी पड़ी और इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिख दीजिए बोथ Q एंड वोल्ट चार्ज ऑन वोल्ट एंड वोल्टेज on the capacitor are variable, therefore both charge on the charge of the capacitor, charge and the voltage of the capacitor are both variable, therefore we will have to apply integration approach, इसलिए हमें इंटीग्रेशन अप्रोच लगानी पड़ेगी। यहां पे ये भी बात है, ऐसा भी हो रहा है कि कैपेसिटर पे जो चार्ज ऑलरेडी आ गया ना वो नए आने वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है, इसलिए भी हमें और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बैटरी को या हमको, जो भी एक्सटर्नल एजेंट है। लिख दीजिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज ऑन द कैपेसिटर repels further incoming charge, repels further incoming charge, further incoming charge, therefore now the battery has to do more work, now the battery has to do more work to increase the charge, to increase the charge of the capacitor by same amount, to increase the charge on the capacitor by same amount। अब मैं dw को चाहूं तो मैं u ये ले सकता हूं q इंटू dv, या मैं dw को लिख सकता हूं dq इंटू v, दोनों ही वेरिएबल है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक काम कर लीजिए, या तो ये मान लीजिए कि जब चार्ज q है तब मुझे वोल्टेज को dv से बढ़ाने में इतना काम करना पड़ा, या जब चार्ज v है तो और dq चार्ज देने में इतना वर्क करना पड़ा। कुछ भी चलेगा, कोई भी चलेगा, कोई एक काम कर लीजिए। हम dq इंटू dv नहीं करते, जब चार्ज कांस्टेंट इस वैल्यू पे इतना है तो और थोड़ा सा चार्ज बढ़ाने में इतना वर्क करना पड़ रहा है। दोनों में से कोई भी एक कर लीजिए, dq इंटू dv नहीं करते, ठीक है। तो dw को अब मैं लिखूं, q का फॉर्मूला है cv, v यानी वोल्टेज, उस इंस्टेंट का वोल्टेज, वोल्टेज अभी तो वेरिएबल है, ये है, ये v जो है ये मुझे ऐसा लिख लेना चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये वेरिएबल वोल्टेज cv। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं तो c तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा क्योंकि कैपेसिटी तो कांस्टेंट होती है, पर ये वोल्टेज अभी वेरिएबल वोल्टेज है। अब ये मैं वोल्टेज की लिमिट डाल देता हूं 0 से बैटरी वोल्टेज, इस v से मेरा मतलब भी बैटरी वोल्टेज है, ये वेरिएबल वोल्टेज है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw मतलब w इज इक्वल टू c और ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। तो जो एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी है, जो एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी है वो हाफ सी वी स्क्वायर है, सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है, जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है उसका आंसर है हाफ सी वी स्क्वायर। ये वैसे ही जैसे हम मैकेनिक्स में हाफ के एक्स स्क्वायर वगैरह पढ़ते थे स्प्रिंग में, स्प्रिंग जैसे इसके कई रिजल्ट, तीन रिजल्ट जैसे ही आ जाएंगे। मैंने कहा dw is q dv, मैंने लिख दिया q को cv,
सी को बाहर ले लिया, v वेरिएबल है, इसे इंटीग्रेट कर दिया, या तो मैं ये लिखता dw इज दूसरा वाला जो था ना उसमें v को लिख देता q by c, कोई भी एक मेथड चलेगा, कोई भी एक मेथड चलेगा, कोई भी किसी भी एक चीज को इंटीग्रेट कर दो। अब आप लिख दीजिए अदर फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूले of energy stored in a conductor, और हम कंडक्टर की जगह कैपेसिटर वर्ड ही यूज कर लेते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूले ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर, कैपेसिटर। तो वही बात है, एनर्जी जो वर्क, जितना वर्क डन करते हो, एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करता है वही एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो मैं वर्क और एनर्जी को तो यूज कर ही ले सकता हूँ। तो एनर्जी स्टोर्ड यानी वर्क डन इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर आया था। अब तुम एक काम करो, Q इज इक्वल टू CV में से ये तो एक फॉर्मूला हो गया, अब इसमें से C एलिमिनेट कर दो, इसे Q by V डाल दो, C की जगह लिख दो इसे Q by V, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ QV, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। और यहीं पर एक काम कर लो कि V को लिख दो Q by C, V को लिख दो Q by C, तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाय C। एनर्जी स्टोर्ड के ये तीन फॉर्मूले हैं, एनर्जी स्टोर्ड के तीन फॉर्मूले हैं। वैसे ही है जैसे मैकेनिक्स में हाफ Fx आता था, फिर हाफ F स्क्वायर बाय K आता था, और फिर हाफ KX स्क्वायर आता था। तो हाफ Fx जैसा यहाँ हाफ QV आ गया, ये हाफ Q स्क्वायर बाय C आ गया, और ये हाफ CV स्क्वायर हो गया। थोड़े बहुत कंपेरेबल तो है ही। ये फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने होंगे, इनसे कुछ रिलेट कर सकते हैं। ज्यादा इंटरेस्टिंग बात एक्चुअली ये हाफ है। इस फॉर्मूले पे फोकस करते हैं, QV पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी का फॉर्मूला QV था, आज कैपेसिटर में ये हाफ QV आ गया। ठीक है, कारण बता सकते हैं ये हाफ क्यों आ रहा है? और नहीं तो वेरिएबल है, बता ही देंगे। हाँ किंजल, वेरिएबल है V। हाँ शाबाश। क्वेश्चन लिख दीजिए, तब बात करेंगे आपसे। क्वेश्चन लिख दीजिए। A cloud is at a voltage of 10 to the power 6 volts, 10 to the power 6 volts, and it drops a charge of 100 microcoulomb. It drops a charge of 100 microcoulomb in a lightning thunderstorm. In a lightning thunderstorm, calculate the energy released. Calculate the energy released. अब यहाँ जो क्लाउड है ना, वो शुरू से इस वोल्टेज पे कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ QV। हाफ नहीं आएगा इसमें, QV, क्योंकि इसका वोल्टेज थ्रू आउट कांस्टेंट है। जितना भी चार्ज निकला उस पूरे चार्ज का वोल्टेज यही था। चार्ज कितना दिया था मैंने, बताना? 100 माइक्रोकूलम। ये 100 माइक्रोकूलम है और इसका वोल्टेज कांस्टेंट है, और वो 10 to the power 6 वोल्ट्स है, तो इसकी आंसर आएगा 100 जूल। 100 जूल एनर्जी इसने मीडियम में, एटमॉस्फेयर में फेंक दी बिजली के साथ। जो 100 जूल एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में आई है।
यहाँ मैंने हाफ नहीं लिया। अब ये असली चैलेंज है कि आपको समझना होगा कि कहाँ हाफ लेना है, कहाँ हाफ नहीं लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर का सवाल है तो हाफ नहीं आएगा, कैपेसिटेंस के चैप्टर का सवाल है तो हाफ आएगा। हालांकि वो भी हमेशा सही नहीं है, पर इनिशियली इस बात को कहा जा सकता है। बात केवल ये है कि क्लाउड का वोल्टेज थ्रू आउट कांस्टेंट था। ये जो चार्ज उसमें से निकला वो पूरा चार्ज इतना वोल्टेज लेके निकला। अभी जो बैटरी, अभी जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जब कंडक्टर चार्ज हो रहा है, तो उसका वोल्टेज कांस्टेंट है ही नहीं, वो भी तो 0 से बढ़ के V हुआ है। फिर से क्वेश्चन लिख दीजिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। इन चार्जिंग a capacitor, रिनी जवाब दीजिएगा, आपसे एक्सपेक्ट करूंगा अगले क्वेश्चन का आंसर। इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, a battery of voltage V supplies charge Q. Calculate the energy drawn from the battery. Calculate the energy drawn from the battery. बताइए रिनी आंसर इसका। कोई भी बता सकता है। श्री अर्था बता दीजिए, अपूर्वा बता दीजिए, राहुल राठौर बता दीजिए। QV। बहुत बढ़िया, QV एकदम शानदार आंसर है, शाबाश सुशील। लिख दीजिए QV, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज लगातार V पे कांस्टेंट है। क्योंकि बैटरी का वोल्टेज लगातार V पे कांस्टेंट है। भाई इस बैटरी से पहले 1 कूलम चार्ज निकला, फिर 2 कूलम, फिर और 1 कूलम निकला, फिर और 1 कूलम निकला, फिर और 1 कूलम निकला, टोटल मिला के 10 कूलम निकल गया। वो जितना भी चार्ज निकला, या एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो सब सेम वोल्टेज पे निकल रहा है ना, वो सबका वोल्टेज कांस्टेंट है ना। जितना भी चार्ज निकला उसका वोल्टेज सेम था। तो बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की वो QV है, और जो कंडक्टर में स्टोर हुई है वो हाफ QV। पूरा अलग से 3 स्टार लगा के लिख दीजिए। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज QV, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज QV, बट एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर इज हाफ QV। एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ QV। जो एनर्जी सप्लाई हुई है वो QV है, और जो एनर्जी स्टोर हुई है वो हाफ QV है। ठीक, ये मतलब जितनी भी एनर्जी बैटरी सप्लाई करती है उसका 50% वेस्ट हो जाती है। कहां से ली जाती है, किस रूप में रिनी? हीट। थोड़ा जोर से बोले। हीट। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, हीट में ही जाती है। लिख दीजिए 50% ऑफ द सप्लाइड एनर्जी, 50% ऑफ द सप्लाइड एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। 50% is lost as heat. केवल 50% स्टोर हो पा रही है, और वो भी हमेशा के लिए सही नहीं है। उसमें भी आप लिख दीजिए कि only when the capacitor is initially uncharged, only when the capacitor is initially uncharged, comma, energy stored is 50% of energy supplied. अगर कैपेसिटर पहले से अनचार्ज हो, इस बात को भी अंडरलाइन कर लीजिए, हालांकि थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस में ये काम आता है। अगर कैपेसिटर पहले अनचार्ज है तो वही केवल ये बात सही है कि जितनी भी एनर्जी चलेगी उसका 50% कंडक्टर में स्टोर होगी। अगर कैपेसिटर पे पहले से थोड़ा चार्ज है और फिर आप उसे बैटरी से जोड़ रहे हो तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि 50%। एनीवे जितने भी आप फॉर्मूले पढ़ते हो उन सब में हाफ लगता ही है। अब आपको समझ में आ गया कि बैटरी से चली एनर्जी QV और कंडक्टर में स्टोर हुई हाफ QV। वो हीट वाली बात थोड़ा सा और समझा देते हैं, हालांकि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। शुरू में यही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है,
ये कंडक्टर मान लीजिए अभी 1 वोल्ट पे आया और बैटरी 5 वोल्ट पे, तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड है, E पर dV by dx होता है ना। अगर दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तो मे बी कनेक्टिंग वायर के ही थ्रू उसके अंदर फील्ड है, और फील्ड है तो फोर्स है। तो शुरू में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जो भी बैटरी से निकल के कंडक्टर में जाता है एक्सीलरेशन से जाता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और फाइनली एक ऐसी लिमिट आती है जब चार्ज का बहना थम जाता है। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। फाइनली चार्ज का बहना रुक जाएगा, चार्ज नहीं बहेगा। तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी और बाद में वो नहीं है, तो वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है मॉलिक्यूल से कॉलिजन वॉलिजन। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर चलिए लिख लेते हैं कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड exists inside the conducting wire, and due to force of field initially charge moves with accelerated motion. Charge has accelerated motion. It enters the conductor with some kinetic energy. और eventually हो रहा है, लिख दीजिए eventually when the conductor gets fully charged, that is to the battery potential, conductor gets fully charged, that is to the battery potential, the condition of electrostatics has been attained. There is no charge flow anywhere. चार्ज का बहना थम चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गई है। So initial kinetic energy of the charges is now lost as is dissipated as heat. Initial kinetic energy of the charge gets now dissipated as heat during collisions with atoms. इलेक्ट्रॉन ही बह रहे थे, इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं चार्ज के नाम पे, उनका कॉलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स और एटम से, और उसमें वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, तो वो हीट में चली जाती है। हमें ये जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, बस हाफ आता है। वायर में बोलते थे कि वायर में मास m लटकाया है और वायर में एलोंगेशन l है, तो उसने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज किया वो mgl है, और जो स्टोर हुई है वायर में वो हाफ mgl है। स्टोर्ड एनर्जी हमेशा आधी होती है, मतलब अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज हो तो हमेशा आधी होती है। ये कभी कभी आंसर गलत देगा, आपको न्यूमेरिकल में बस ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसने मांगा क्या है। इनिशियली छोटे लेवल पे छोटे आसान जो क्वेश्चन आते हैं उसमें तो हाफ वाले फॉर्मूले चलते हैं, बस न्यूमेरिकल में ये देखना पड़ेगा कि एनर्जी स्टोर्ड मांगी है कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी मांगी है। वो आप लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए कि न्यूमेरिकल्स carefully see whether we have to calculate the energy stored in the capacitor or energy supplied by the battery अब यहाँ इन डिस्कशंस में आपको समझ में तो आ रहा है कि फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके एक बात और समझिए कि क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन आती है इस चैप्टर में भी, चार्ज फाइनली कंटिन्यूअसली बहता नहीं रहता, चार्ज का बहना रुक जाता है। इसलिए जो कंडक्टर है जिसमें चार्ज स्टोर हुआ है उसकी रेजिस्टेंस का कभी इस चैप्टर में किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेटल कैपेसिटर का जो स्फीयर है वो मेटालिक होना चाहिए, और मेटल में वो एल्यूमिनियम है कि कॉपर है कि ब्रास है, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
ब्रास तो अलॉय हो गया, एल्यूमिनियम है कि कॉपर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेटालिक होना चाहिए। क्योंकि रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहां कंटिन्यूसली करंट बहता चला जाए। बस लिख दीजिए, इन दिस चैप्टर there is no effect या negligible effect, no effect ही सही है, no effect of resistance of the sphere, resistance of the metal used in forming the capacitor, resistance of the metal used in forming the capacitor. बेसिकली जब हमने कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा है Q इक्वल टू C, वो फॉर्मूला आया था C का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वही आप ऐड कर सकते हैं। जहां हमने C का फॉर्मूला लिखा है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए आइसोलेटेड वाले, वहां बोल सकते हैं कि कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल यूज्ड, कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल यूज्ड। कैपेसिटी हो, एनर्जी हो, इस चैप्टर में मेटल के नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेटल होना चाहिए, कोई सा भी मेटल। हाँ, इसके बाद जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसमें रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें करंट कंटिन्यूसली फर्क पड़ता है, तो उसको रेजिस्टेंस का प्रभाव लगातार होता है। यहाँ तो यही है कि चार्जिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो, पर फाइनली जब स्टेडी स्टेट आएगा, फाइनली जब चार्ज का बहना थम जाएगा तो चार्ज हर बार सेम आएगा। फिलहाल तो ऐसा थंब रूल देख लें, बाकी और पढ़ेंगे कि कैपेसिटी के चैप्टर में रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ चार्ज कंटिन्यूसली बह नहीं रहा है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। यहाँ भी चार्ज का बहना रुक गया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। In increasing the voltage of a capacitor from 0 to V, in increasing charge कर दीजिए, in increasing the charge on a capacitor from 0 to Q, 0 to Q, work done by the battery, work done by the battery is W. Work done by the battery is W. Full stop. What is the work done by the same battery? What is the work done by the same battery in increasing the charge from Q to 2Q? In increasing the charge from Q to 2Q. चार्ज पहले 0 से Q किया और फिर Q से 2Q किया। पहले वर्क डन अगर W है तो अब नया वर्क डन कितना? मैं ये फॉर्मूला लेना चाहता हूं, एनर्जी स्टोर्ड वाले से ही कर रहा हूं, आप Q स्क्वायर बाय C। तो जो W है ना, वो है हाफ Q स्क्वायर बाय C माइनस हाफ 0 स्क्वायर बाय C, और जो W डैश है वो है हाफ 2Q स्क्वायर बाय C माइनस हाफ Q स्क्वायर बाय C। पहले चार्ज को 0 से Q किया, अब चार्ज को Q से 2Q किया, तो ये आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाय C और ये आ जाएगा हाफ 3Q स्क्वायर बाय C। तो जो W डैश है वो 3W है। इसमें कई क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आप पूछ लीजिए। ठीक है, पहले चार्ज को 0 से Q किया था, फिर चार्ज को Q से 2Q किया था,
बाद में हम यही ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि बाद में उतना ही चार्ज देने में, चार्ज तो पहले भी क्यू दिया था, 0 से क्यू किया था, बाद में क्यू से 2 क्यू किया था, बाद में उतना ही चार्ज देने में एनर्जी आपको 3 टाइम्स ज्यादा सप्लाई करनी पड़ रही है, ये समझाना चाह रहे हैं। लिख दीजिए, इन गिविंग द सेम चार्ज, इन गिविंग द सेम चार्ज in the second half, while giving the second half of the total charge, in giving the same charge, while giving the second half of the total charge, energy supplied is 3 times more, is 3 times more. कारण क्या है? कारण है कि रिपल्शन, हाँ रिपल्शन, जो चार्ज पहले से बैठा था वो आके नए आने वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो उतना ही चार्ज देने में बाद में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती, ठीक है, बाद में हमें उतना ही चार्ज देने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बस यही समझा। वो एनर्जी का जो फॉर्मूला हाफ क्यू भी आया था ना, उसके बारे में भी एक बात मैं आपसे और बोल सकता था, कैपेसिटर में हाफ क्यू भी क्यों आया। मैंने बीच में एक बात बताई थी कि बैटरी का तो वोल्टेज V है, कांस्टेंट है, बैटरी V वोल्टेज पे कांस्टेंट है, और उसमें से चार्ज क्यों निकला। कैपेसिटर के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि कैपेसिटर का चार्ज पहले 0 था, वोल्टेज 0 था और बाद में V हो गया। कैपेसिटर का चार्ज पहले 0 था और बाद में V हो गया, और वो लीनियर वेरिएशन है, तो ये मान सकते हैं कि कैपेसिटर का वोल्टेज 0 + V/2 पे कांस्टेंट है। उस लाइन को कहीं ऐड कर दीजिए पीछे, जहां आपने ये लिखा था कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज QV, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज QV, वहां ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए कि वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to V। ये ग्राफ भी हमने बनाया ही था, वोल्टेज इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to V लीनियरली, इसका वोल्टेज लीनियरली बढ़ रहा है, therefore it can be considered to be constant, it can be considered to be constant at average value 0 + V/2। इसलिए अगर मैं QV लूं तो V में V/2 लिख दूंगा। कैपेसिटर का वोल्टेज 0 से बढ़ के V होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज 0 से बढ़ के V होता है, तो एवरेज वैल्यू V/2 होता है। इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको दिया, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, पहले वो 0 + Q/2 कुछ हुआ होगा और बाद में Q + 2Q/2 हुआ होगा, तो पहले ये Q/2 है और बाद में 3Q/2 है। चार्ज के मामले में तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, वोल्टेज के मामले में मैं जरूर ऐसा कर सकता हूं। चार्ज को तो मैं जितना आया है वही टोटल आया है, एवरेज चार्ज 3Q/2 आया है ये नहीं कह सकता। मैं उस सवाल में भी चाहूं तो वोल्टेज के बारे में कह सकता था कि जब चार्ज मैंने 0 से Q किया तो वोल्टेज 0 + V/2 हो गया। हालांकि फॉर्मूले हैं हमारे पास, इसलिए हमें इस तरह की जुगाड़ का कोई मेथड की जरूरत नहीं। फिर भी जब चार्ज Q से 2Q हुआ तो आप वोल्टेज मान लीजिए वोल्टेज V से 2V हुआ, तो अब बाद में एवरेज वोल्टेज इसका ये है ना 3V/2 है। पहले 0 से Q में एवरेज वोल्टेज V/2 था और बाद में एवरेज वोल्टेज 3V/2 था। इस वोल्टेज के अगेंस्ट आप और चार्ज ला रहे हैं, इस वोल्टेज के अगेंस्ट आप चार्ज ला रहे हैं, तो एनर्जी 3 गुना ज्यादा देनी पड़ेगी। खैर हमारे पास चूंकि एस्टैब्लिश्ड फॉर्मूले हैं, इसलिए हमें इस मेथड का कुछ करना नहीं। अब तो फाइनल फॉर्मूले हमारे पास आ ही चुके हैं, हमें एक्सेप्ट कर ही चुके हैं। ठीक है, एक जगह आता है हाफ QV और एक जगह आता है खाली QV। बाद में मुझे एनर्जी 3 गुना इसलिए ज्यादा देनी पड़ी क्योंकि बाद में एवरेज पोटेंशियल ज्यादा हो गया था। ठीक है, ये करीब वैसी ही बात है जैसे मैकेनिक्स में पढ़ते हैं S2 = 3S1। बोलते हैं पहले उतने ही टाइम में बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया S1 और बाद में उतने ही टाइम में वो 3 टाइम ज्यादा चलेगी ना, अगर U 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो।
एस एनथ की सीरीज 1357/9 वाली, जो लोग इस बात को समझते हैं उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ वहां फॉर्मूला आता था हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला आ रहा है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। जिनमें भी ये स्क्वायर आएगा ना, जिनमें भी स्क्वायर आएगा उनमें सब्सिक्वेंट उतने ही चेंजेस के लिए आंसर कुछ ऐसे डायरेक्ट बोले जा सकते हैं। पूरी फिजिक्स में जहां भी फॉर्मूले में स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर में, और इधर कोई टर्म जीरो होगा, कोई टर्म नहीं है, तो जो ऐसे एनथ की सीरीज 1357/9 वाली वो यहाँ भी लग सकती है। हालांकि बेसिक्स से ज्यादा अच्छा कोई मेथड नहीं है। कोई बहुत स्ट्रांगली से फॉलो करता हो तो उसके लिए मैंने हिंट दे दिया, बाकी इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है कि आप नए सिरे से सॉल्व करें। प्रश्न तो बस ये उठता है कि सारे फॉर्मूले छोड़ के मैंने हाफ क्यू स्क्वायर वैसे ही क्यों ले लिया। मैं हाफ सी वी स्क्वायर भी ले सकता था, हाफ क्यू भी ले सकता था। ये आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि मैंने उस सवाल की कैलकुलेशन में एनर्जी का ये फॉर्मूला क्यों लिया। मैं ये भी ले सकता था, ये भी ले सकता था। मुझे बेसिकली जानकारी चार्ज के बारे में थी कि चार्ज पहले 0 से Q हुआ और बाद में Q से 2Q हुआ, तो वो फॉर्मूला तो लूंगा जिसमें चार्ज आता है। ये तो बिल्कुल नहीं लूंगा, इसमें तो चार्ज आता ही नहीं है। और मैं वो फॉर्मूला लूंगा जिसमें कोई कांस्टेंट चीज आती है, कोई तो कांस्टेंट आए। किसी भी फॉर्मूले में जितने ज्यादा कांस्टेंट्स ला सको उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। ये एक बात लिख दीजिए कि वी विल ऑलवेज प्रेफर दैट फॉर्मूला, वी विल ऑलवेज प्रेफर दैट फॉर्मूला व्हिच हैज मैक्सिमम कांस्टेंट्स। नहीं तो कम से कम एक कांस्टेंट तो हो ही हो। सर हाँ रेनी, सर पर वोल्टेज भी तो बैटरी का कांस्टेंट था ना। अरे बैटरी से मतलब नहीं है, वो एनर्जी जो है ना, वो बताता हूं, अभी बताता हूं। आपको एक तो वो फॉर्मूला लेना है जिसमें वो आ रहा हो वेरिएबल जिसकी बात सवाल में की गई है, इसलिए क्यू वाला फॉर्मूला तो लेना ही है। दूसरे वो फॉर्मूला लेना है जिसमें कुछ कांस्टेंट आता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट आते हैं वो फॉर्मूले अवॉइड करने चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल आते हैं। ऐसा लिख दीजिए, दोस फॉर्मूले शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, दोस फॉर्मूले शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड व्हिच हैव more variables. Those formulas should always be avoided which have more variables, अगर possible हो आपके लिए तो। हाँ, अब मुझे कहा जा रहा है कि साहब एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्यू भी ले लो, चार्ज की जानकारी दी है, और ये V तो बैटरी का वोल्टेज है, इसलिए ये भी कांस्टेंट है। सेम बैटरी बोल के एक्चुअली मैंने ही शायद थोड़ी सी गलती कर दी, पर बेसिक बात यह है कि बैटरी बहुत सारा चार्ज दे सकती है। बैटरी मान लीजिए यहां तक चार्ज दे सकती है। पहले मैं यहां से यहां तक गया था, 0 से Q गया था, और फिर मैं Q से 2Q गया हूं, मैं अभी यहां हूं ग्राफ पे। तो बैटरी का जो वोल्टेज कांस्टेंट है वो ये कांस्टेंट है। अभी तो कैपेसिटर का वोल्टेज वेरिएबल है ना, अभी कैपेसिटर बैटरी के वोल्टेज पे पहुंचे ही नहीं है। यस सर। ये जो वोल्टेज कांस्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये आपको लगेगा V वाला फॉर्मूला बढ़िया है, पर V बैटरी का वोल्टेज तक पहुंच गया इसकी गारंटी क्या है? अभी तो इट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। आप ये फुल्ली चार्ज हो जाता तो बैटरी के वोल्टेज की बात करते। अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी तो बढ़ रहा है ना। ऐसा लिख दीजिए, द चार्ज इज इंक्रीजिंग सो वोल्टेज इज आल्सो इंक्रीजिंग, वोल्टेज इज आल्सो इंक्रीजिंग, so it is also a variable, it is also a variable। तो लिख दीजिए mostly the voltage if charge is varying, मतलब क्या always ही शायद, if charge is varying then the voltage is not equal to the battery voltage। अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो जो वोल्टेज है वो बैटरी वोल्टेज के बराबर नहीं है। बेसिक बात यह है कि आपको
जब तक वो सवाल क्लियरली ना कह दे कि हम इस कैपेसिटर को पूरी तरह चार्ज कर चुके हैं, तब तक V को वेरिएबल ही ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV को मैं आपको ये बोल देता हूं कौन सी वेरिएबल, अब ज्यादा सही हो जाएगा मालूम। कौन सी वेरिएबल, तुम्हें सबसे बड़ा ये ध्यान देना रहता है कि वेरिएबल कौन सा है और कौन सा फॉर्मूला यूज करो, कौन सी वेरिएबल। ठीक है, शाबाश रेडी, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा। ऑलराइट, अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सुन के आपको खुशी तो हो रही होगी पर ये आधा घंटा खा जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। n small drops coalesce together to form a big drop। बस यही है, इसी के हम बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे। बड़ा सिंपल डिस्कशन है, ऑर्डिनरी डिस्कशन है। कई छोटी छोटी बूंदें हैं मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है, जैसे हम सरफेस टेंशन में बनाते थे। तो वही है, छोटी बूंद पे जो चार्ज है वो R है, उसमें जो चार्ज है वो Q है स्मॉल ड्रॉप पे, उसकी जो कैपेसिटी है वो C स्मॉल है, उसका जो वोल्टेज है वो V स्मॉल है स्मॉल ड्रॉप पे। इस तरह से और भी बातें हो सकती हैं, तो क्वेश्चन में ही देखेंगे। स्मॉल ड्रॉप में ये सारे वेरिएबल्स छोटे छोटे हैं, कई छोटी छोटी ड्रॉप्स, चार्ज ड्रॉप्स है, हर एक पे चार्ज क्यों है, हर एक पे चार्ज क्यों है, ये मिल करके एक बड़ी बूंद बना रही हैं। और हमें इनका कंपेयर करना है, नंबर 1 रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप अपॉन रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो इसका तो आप आंसर जानते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन से या मास कंजर्वेशन से आप ये बोलेंगे कि R क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब ऐसे RN क्यूब, अगर कई ड्रॉप्स मिल जाए तो। और अगर ये आइडेंटिकल होंगे तो R क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब प्लस R क्यूब, तो R क्यूब इज इक्वल टू NR क्यूब। मास कंजर्व्ड है, डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम कंजर्व्ड है, तो ये छोटे r और बड़े r में रिलेशन आ गया, बड़ा r बाय छोटा r इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3। ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। सरफेस टेंशन के चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है इसमें से, ठीक है। और अगर रेडियस का रेशियो आ गया तो मैं आपसे कैपेसिटीज का रेशियो मांग रहा हूं। रेडियस का रेशियो आ गया, वॉल्यूम कंजर्वेशन से कई छोटी छोटी बूंदों ने मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई है, तो आपको बड़ी बूंद की कैपेसिटी और छोटी बूंद की कैपेसिटी का रेशियो बताना है। तो कैपेसिटी तो प्रोपोर्शनल टू रेडियस ही होती है, तो जो कैपेसिटीज का रेशियो है वही जो रेडियस का रेशियो है वही कैपेसिटीज का भी रेशियो है, जो रेडियस का रेशियो है वही कैपेसिटीज का भी रेशियो है। और सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात होगी ये Q/Q, एक बड़ी बूंद का ड्रॉप और एक बड़ी बूंद का चार्ज, एक बड़ी बूंद का चार्ज और एक छोटी बूंद का चार्ज, एक बड़ी बूंद का चार्ज और एक छोटी बूंद का चार्ज। ये इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, आप बताइए। n हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश रनी, परफेक्ट। n ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नया इस चैप्टर का तो यही है शायद, ठीक है। ये n इसलिए है क्योंकि अगर ये हर बूंद पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये 10 बूंदे हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, तो बड़ी बूंद पे 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस मिल जाएंगे, बेसिकली बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कंजर्वेशन के कारण हर छोटी बूंद पे अगर एक ड्रॉप ज्यादा है तो 10 ड्रॉप्स पे टोटल मिला के चार्ज 10 का मिलेगा आपको, 10 यूनिट्स का। चार्ज कंजर्व्ड है क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकता, कहीं यहाँ से और एक्स्ट्रा आ नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता, पूरी बूंदों के सिस्टम में रहना ही पड़ेगा उसको। चार्ज इज कंजर्व्ड। और अब फिर असली बात है, मेनली नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज ऑफ वन बिग ड्रॉप, वोल्टेज ऑफ वन बिग अपॉन वोल्टेज ऑफ वन स्मॉल।
इन्हें याद शायद आप ना करें, डेरिवेशन पक्के करें। क्या क्या याद करेंगे? डेरिवेशन बहुत बार करें डेरिवेशन। वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज शायद हो जाएगा बड़ा Q अपॉन बड़ा C और छोटा Q अपॉन छोटा C। तो Q बिग अपॉन Q स्मॉल इंटू C स्मॉल अपॉन C बिग, ये तो n हो गया और ये 1 अपॉन n टू द पावर 1/3 हो गया। ये रेशियो क्या हो गया? n टू द पावर 1 माइनस 1/3 यानी n टू द पावर 2/3। ये वोल्टेजेस का रेशियो हो गया, ये वोल्टेजेस का रेशियो हो गया n टू द पावर 2/3। ठीक है, वोल्टेजेस का रेशियो हो गया n टू द पावर 2/3। ये भी 1/3 आया था, ये 1/3 आया था, ये भी 1/3 आया था, ये n आया था और n टू द पावर 2/3 आया था। और डेरिवेशन करिए बार बार, याद कुछ भी मत करिए इसमें से। ओके, वोल्टेज के बाद इसी तरह मैं आपसे पूछ सकता हूं इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बड़ी ड्रॉप की सरफेस पे अपॉन इंटेंसिटी छोटी ड्रॉप की सरफेस पे। इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी के लिए बेसिक फॉर्मूला ही चलो ध्यान रखते हैं। हालांकि हम वोल्टेज का रिजल्ट निकाल चुके हैं पर हमें याद तो होगा नहीं। मैं इंटेंसिटी के लिए V से रिलेट नहीं करता, इंटेंसिटी के लिए बेसिक फॉर्मूला ले लेता हूं, वही Q/R² वाला, Q/R² वाला। तो ड्रॉप है तो इंटेंसिटी सरफेस पे तो वही रहेगी, हाफ Q/R², सॉरी 1/4πε0 KQ/R²। तो ये Q/R² इंटू R²/Q हो जाए, ये Q/Q इंटू R/R का स्क्वायर हो जाएगा। तो Q/Q तो n हो जाएगा और ये 1 अपॉन n टू द पावर 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये n टू द पावर 1 इंटू द n टू द पावर -1/3 यानी n टू द पावर 1/3 आ जाएगा। इंटेंसिटी होती है KQ/R²। तो Q/R² बड़ी बूंद का और Q/R² छोटी बूंद का, तो Q/R² इंटू R²/Q²। और चार्ज पे स्क्वायर नहीं, चार्ज पे स्क्वायर नहीं, ये Q/Q हो गया, इन दोनों को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ ले लिया। अब रेडियस का रेशियो ये रहा n टू द पावर 1/3, तो ये n टू द पावर 1/3 आ गया, ये भी 1/3 था, ये भी 1/3 था और ये भी वापस 1/3 आ गया। इंटेंसिटी वाली बात भी हो गई, इंटेंसिटी का रिजल्ट भी हमारा यहाँ आ गया। इंटेंसिटी का रेशियो अगर चाहिए E बिग अपॉन E स्मॉल, ध्यान रखिए E फॉर इंटेंसिटी है, E फॉर एनर्जी नहीं है, इसका रिजल्ट n टू द पावर 1/3 आ गया। और अब मैं इसमें आपसे नेक्स्ट केस पूछ रहा हूँ, चार्ज डेंसिटीज का रेशियो बताइए। चार्ज ऑन वन बिग, चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ वन बिग, वन लिखना बहुत जरूरी है, ऑन वन बिग अपॉन चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ वन स्मॉल, वन बिग अपॉन वन स्मॉल। अब यहां जरूर मैं बोल सकता हूं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो होता था σ/ε0। E और सिग्मा का रिजल्ट सेम आएगा, इंटेंसिटी और सिग्मा का रिजल्ट सेम आएगा। जो इंटेंसिटी का रेशियो है वही सिग्मा का भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी है σ/ε0। तो जो इंटेंसिटी का रिजल्ट है वही सिग्मा का आएगा। ठीक है, अब मैं एनर्जी का पूछ लेता हूं, पर ध्यान दीजिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। मैं एनर्जी स्टोर्ड का पूछ रहा हूं, पर मैं एनर्जी स्टोर्ड इन वन बिग ड्रॉप अपॉन एनर्जी स्टोर्ड इन n स्मॉल ड्रॉप्स, ये पूछ रहा हूं। लिख दीजिए भी, nobody is ever interested,
nobody is ever interested in finding the ratio of energy of one big drop to energy of one small drop. एक बड़ी बूंद और एक छोटी बूंद की एनर्जी के रेशियो को जानने में हम कभी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हमने सरफेस टेंशन में भी ऐसा नहीं किया। हमें हमेशा चाहिए होती है सिस्टम में फाइनल एनर्जी अपॉन सिस्टम में इनिशियल एनर्जी। हमें चाहिए सिस्टम की फाइनल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम अपॉन इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम अपॉन इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हम इसमें कभी इंटरेस्टेड नहीं है। एक बड़ी अपॉन एक छोटी में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं, एक बड़ी अपॉन एक छोटी में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं, हाफ, जैसे क्यू हाफ सीवी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो खैर सब वेरिएबल्स तो सारे ही हैं, कुछ भी लिख लें। चलिए हाफ क्यू ले लीजिए अपॉन एन इंटू हाफ क्यू ले लीजिए। ये एन छोटी बूंदों की एनर्जी है, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, क्यू बिग अपॉन क्यू स्मॉल, 1 बाय एन ये मिस ना हो जाए, इनटू वी बिग अपॉन वी स्मॉल। चार्जेस का रेशियो वहां से है एन, और तो अब तो इसका आंसर वही आ गया जो वोल्टेजेस का रेशियो है, n टू द पावर 2/3। n टू द पावर 2/3 जो वोल्टेजेस का रेशियो है, वही एनर्जीज का रेशियो है। पर ध्यान रहिए, ये तो ध्यान फिर भी दे दीजिए क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन आए कि 1 बिग अपॉन 1 स्मॉल मांग रहा है कि 1 बिग अपॉन n स्मॉल मांग रहा है, ये वार्निंग में लिख दीजिए। ऑलवेज चेक वेदर इट इज 1 बिग अपॉन 1 स्मॉल और 1 बिग अपॉन n स्मॉल, ये चेक कर लें। यूजुअली तो वो 1 बिग अपॉन n स्मॉल होगी, और शायद वो कभी 1 बिग अपॉन 1 स्मॉल भी हो सकती है, n टू द पावर 2/3, n टू द पावर 2/3। एनर्जी ऑफ 1 बिग अपॉन n इंटू एनर्जी ऑफ स्मॉल, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, मे बी 6 लेते हैं, एनर्जी ऑफ 1 बिग अपॉन एनर्जी ऑफ n स्मॉल n टू द पावर 2/3 आ रहा है। तो ये लेस देन 1 आएगा कि ग्रेटर देन 1? अगर n 2 ड्रॉप्स भी हुई तो नंबर भी पॉजिटिव है और पावर भी पॉजिटिव है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। पावर पॉजिटिव है ना, आपको तो इसकी वैल्यू पता है 2 टू द पावर 2/3 की, 2 के क्यूबिक रूट का स्क्वायर, 2 का क्यूबिक रूट यानी 1.25 का स्क्वायर, ये 1.58 टाइप कुछ आ जाता है। 2 टू द पावर 2/3 की वैल्यू आपको याद है, होनी ही चाहिए। अगर 2 बूंदें भी हुई, अगर 2 ड्रॉप्स भी मिली, तो भी आंसर बड़ा आ रहा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कई छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। लिख दीजिए, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इन कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं या कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, when n small drops combine to form a big drop, n small drops combine to form a big drop, energy of the system increases, energy of the system increases। ठीक है, सरफेस टेंशन याद है आपको? चलिए पहले इसी का रीजन लिखवा देता हूं। इसका रीजन ये है कि ये सारी ड्रॉप्स पर सिमिलर चार्ज है, एंड डिस्पाइट द सिमिलर चार्ज ऑन देम you are bringing them close together, you have to work on the system। लिख दीजिए, despite the repulsion the drops are to be brought further close
टू कोएलेस। हालांकि इनमें रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन के बावजूद आप इन्हें पास ला रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, मिला रहे हैं, बड़ी बूंद बना रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू वर्क। रिपल्शन के बावजूद आप इन्हें पास लाए हैं। अगर ये रेशियो n to the power 2/3 आ रहा है तो ये आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सरफेस टेंशन में क्या होता था कि कई छोटी छोटी बूंदें मिलकर जब एक बड़ी बूंद बनाती थी तो सरफेस एरिया क्या होता था, बढ़ जाता था या घट जाता था, कम हो जाता था? कम हो जाता था, क्योंकि बहुत सारी बूंदें तो अंदर ही छुप जाती थी। ऐसे पूरा लिख दीजिए, इन सरफेस टेंशन when small drops merge to form a big drop, the total surface area decreases. Because a few drops are totally inside. उनका surface area accessible नहीं है हमको अब. A few drops are totally inside. Therefore, in surface tension, when some small drops combine to form a big drop, surface energy decreases. एरिया ही नहीं है तो एनर्जी रहेगी कहाँ? सरफेस एरिया में एनर्जी रहती है, सरफेस एरिया कम हो गया है तो सरफेस एनर्जी भी कम हो गई है, तो एनर्जी रिलीज्ड। सरफेस टेंशन में जब ऐसा ही होता है तो एनर्जी निकल जाती है, बूंद का टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ बढ़ जाती है, और कैपेसिटर में यही करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ये कंपैरिजन आपको जरूर करना चाहिए, तब दोनों ही चीजें एक साथ क्लियर होंगी। यहाँ तो ये क्लियर है ही कि जब ये पास आ रही हैं तो आपको इनके रिपल्शन को ओवरकम करने के बावजूद आप इन पे वर्क कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो याद रह ही जाएगा, सरफेस टेंशन में भले ही कंफ्यूजन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आपने थम्स रेज किए हैं तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन और दे देता हूं, थोड़ा मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ गया है। यही क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूं आपको, इसका 5 ड्रॉप्स merge each of radius 1 millimeter and having a charge of 1 microcoulomb merged together, are merged together to form a big drop. Find the work done. ये इतनी बूंदें हैं, हर एक का रेडियस 1 मिलीमीटर है और हर एक के साथ 1 माइक्रोकूलम है। They are merged together to form a big drop. Find the work done. एकदम ज्यादा बेसिक से ही करें, कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। पूरे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालें। पूरे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी 10⁵ इनटू चार्ज दिया है तो ½ Q²/c, और U फाइनल निकाल लें ½ Q बिग का स्क्वायर अपॉन C बिग। ये सब स्मॉल है। पूरे सिस्टम में पहले ये एनर्जी थी और बाद में बस एक ही बड़ी बूंद है, तो एक बूंद का एनर्जी चार्ज है 10⁻⁶ कूलम, उसका स्क्वायर। अब यहाँ कैपेसिटी पे जरा ध्यान दे लो, एक मिनट जरा ध्यान से। इसकी कैपेसिटी है 1 मिलीमीटर, आप इसे मीटर में लाइए 10⁻³ अपॉन 9 × 10⁹ करिए, इतना करना पड़ेगा आपको। ये पूरे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी है, ठीक है। एक बूंद की एनर्जी को नंबर ऑफ बूंदों से मल्टीप्लाई कर दिया। वो n⁻²/3 वाले किसी फॉर्मूले के लफड़े में मत पड़िए, बिल्कुल बेसिक से करिए।
एक बूंद की एनर्जी निकालिए, चार्ज ये है 1 माइक्रोकूलम और कैपेसिटी है R अपॉन 9 इंटू 10⁹, R अपॉन 9 इंटू 10⁹। ये ध्यान रखना है, ये हम एनकेएस नहीं करेंगे हमेशा। और बाद में चार्ज तो हो जाएगा n क्यूब, चार्ज हो जाएगा 10⁵ इंटू 10⁻⁻⁶, चार्ज n टाइम्स हो जाएगा ना। और कैपेसिटी जरूर, सॉरी इस पे स्क्वायर नहीं है, आप Q²/C, इस पे स्क्वायर नहीं है। और कैपेसिटी जरूर हो जाएगी, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो n⁻⁻⁴ n⁻⁻³ इंटू पुरानी कैपेसिटी जो कि R अपॉन 9 इंटू 10⁹। फिर जब आप डिफरेंस लेंगे, जो डेल्टा U लेंगे, वही वर्क डन होगा और वो आंसर आपका जूल्स में आ जाएगा। पर वो n⁻²/3 वगैरह से कुछ रिलेट करने की कोशिश ना करें। पूरे सिस्टम की पहले ये एनर्जी है, पूरे सिस्टम की बाद में ये एनर्जी है, इनका डिफरेंस ले लीजिए। हमने ये सीखा कि बाद में Q कितना होगा n टाइम्स और बाद में कैपेसिटी होगी n⁻⁻⁴ टाइम्स। और C असली चीज है, C R अपॉन 9 इंटू 10⁹। इसको बस आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। That is all finally for now today, right? Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.